जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सॉलिड स्टेट के यह चौथा वीडियो है। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए, स्वागत है इस वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से। और जैसा कि आप हेडिंग में थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एका कोष्ठिका के पैरामीटर। अब माइंड में खटक रहा होगा कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर मतलब कि मापने वाला, मेजरमेंट ऑफ एका कोष्ठिका। एका कोष्ठिका का मतलब समझ रहे हैं ना। एका कोष्ठिका हम इससे पहले वाला वीडियो को बहुत ही गहराई से समझा है। फिर भी यदि आप यहाँ आ गए हो बिना देखे तो बिंदास रहिए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको उसके मतलब समझाने का। एका कोष्ठिका समझिए। एका कोष्ठिका बोलते हैं वो घन के, किसको बोलते हैं? घन के। मतलब याद रखिएगा, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? एकक कोष्ठिका, जिसे हम लोग यूनिट सेल भी या इकाई सेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस तरीका जो घन है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एकक कोष्ठिका। और टॉपिक में क्या है? एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। पैरामीटर होता है मेजरमेंट, मतलब मापने के तरीका। कितने तरीका से हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। केकर जी? एकक कोष्ठिका के। एकक कोष्ठिका कहे तो घन के, किसके? घन के। बस माइंड में याद रखिएगा। एकक कोष्ठिका का पैरामीटर कहे तो घन के नापने के अलग अलग तरीका। सबसे पहले घन में आप जानते हैं कि घन के किनारा कैगो होता है? 12 गो। कोना कैगो होता है? 8 गो। कोना मैंने समझ रहा ना, ये जो कोना आपको दिख रहा है घन में कितना होता है? 8 गो। किनारा मतलब ये जो भुजा है ये कितना होता है? 12 गो। यदि फलक कहें, फलक मतलब फेस, फेस कितना होता है? 6 गो। इतना तो बेसिक जानकारी है, सबको मालूम होना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है एकक कोष्ठिका का पैरामीटर क्या है। तो याद रखिएगा, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण को दर्शाता है। अभिलाक्षणिक गुण कहने का मतलब उसके अंदर कौन सा गुण मौजूद है। तो याद रखिएगा, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर जो है 2 तरीका से होता है। पैरामीटर कहे तो मापने के तरीका। देखिए, यह एकक कोष्ठिका का अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब जितना भी एकक कोष्ठिका के जो गुण निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? उसके पैरामीटर पर। इसीलिए पैरामीटर जो है अभिलाक्षणिक गुण को दर्शाता है। अब बात आता है कि एकक कोष्ठिका मतलब घन को कितने रूपों में बांट सकते हैं, कितने तरीका से नाप सकते हैं। तो देखिए, घन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? घन में एगो है क्या जी? भुजा। भुजा देखे तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी, क्योंकि जानते हैं घन एक त्रिविमीय आकृति बनाता है, मतलब कि 3 डायमेंशनल का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। देखिए, एक्स अक्ष में इधर लंबाई हम कह सकते हैं, वाई अक्ष में इधर कह सकते हैं ऊंचाई, और जेड अक्ष में इधर कह सकते हैं चौड़ाई। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। एक्स अक्ष में गया है, वाई अक्ष में गया है, जेड अक्ष में गया है, तो लंबाई भी है। अब आप जानते हैं कि 2 भुजा जहाँ एक जगह मिलता है तो वहाँ पे झुकाव उत्पन्न होता है, और जहाँ झुकाव उत्पन्न होता है उस बिंदु पर क्या निर्माण होता है? कोण के निर्माण होता है। तो 2 रेखा जहाँ पर मिलते हैं वहाँ झुकाव उत्पन्न होता है, उस झुकाव बिंदु को ही कहा जाता है कोण। तो आपको मालूम है कि घन में कै गो कोण होता है? 8 गो कोना होता है। तो सभी कोना पर कोई ना कोई एंगल का कोण बना होगा। तो चलिए आते हैं। तो कहने का मतलब मूल रूप से क्या 2 को मापने वाला? एक भुजा दिखाई दे रहा है इसमें, जिसका भुजा का लंबाई कहते हैं। और भुजा जहाँ मिल रहा है वहाँ पे कोण उत्पन्न हो रहा है, माना किसी न किसी डिग्री के कोण बन रहा है। तो एक कोण बन रहा है, एक भुजा का लंबाई हो रहा है। तो लंबाई और कोण 2 तरीका से यहाँ पे मेजरमेंट करने वाला यूनिट आ गया। तो देखिए, यह 2 प्रकार के होता है, मतलब कि घन के मापने के कितने तरीका? 2 तरीका। एगो अक्षीय लंबाई, अक्ष मैंने समझते हैं ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, मैंने तीनों डायरेक्शन में जो अक्ष गया है ओकर लंबाई नापते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षीय लंबाई। अब कहिएगा अक्ष कैगो है? तो एक्स अक्ष है जरा हमने कहते हैं ए लंबाई के है। इसके बाद वाई अक्ष है जिसको हमने क्या बोलते हैं? बी लंबाई के है। और जेड अक्ष है जिसको हम लोग मान ली है सी। तो समझ गए कि अक्षीय लंबाई किसको बोलते हैं? तो एकक कोष्ठिका के किनारों के लंबाई। देखिए, तो ये किनारा नहीं है, एगो इधर किनारा है एक्स अक्ष में, एगो वाई अक्ष में, एगो जेड अक्ष में। तो कह सकते हैं एकक कोष्ठिका के किनारों के लंबाई को क्या कहा जाता है? अक्षीय लंबाई, क्योंकि तीनों अक्ष में लंबाई गया है इसीलिए कहा जाता है अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई कितने प्रकार के? 3 तरीका से। अंदर व्यक्ति भी कहेंगे 3 प्रकार का होता है, एगो एक्स अक्ष में, एगो वाई अक्ष में, एगो जेड अक्ष में।
समझ गए। तो अक्षीय लंबाई माने अक्ष कितने डायरेक्शन में फैला हुआ रहता है, 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। मतलब एगो रहेगा इस साइड में लंबाई, एगो चौड़ाई, एगो रहेगा ऊंचाई। तो समझ गए अक्षीय लंबाई कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब माइंड में आता है कौन कौन, तो देखिए तो एगो एक्स अक्ष में उसको ए लंबाई के है, वाई अक्ष में उसको बी लंबाई, सी अक्ष में मतलब कि जेड अक्ष में उसको कहा सी। तो देख लिए ए बी तथा सी। तो अक्षीय लंबाई कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आई होप आप समझे होंगे कि पैरामीटर के मतलब एका कोष्ठिका के पैरामीटर 2 प्रकार के, एगो अक्षीय लंबाई 3 प्रकार के, एगो ए बी सी माने एक्स अक्ष में लंबाई, वाई अक्ष में लंबाई और जेड अक्ष में लंबाई। अगला सवाल आता अक्षीय कोण, कहा था जी अक्षीय कोण। अब देखिए तो कोण कहाँ पे यहाँ बन रहा है। आप अभी जस्ट बताएं कि 2 या 2 से अधिक भुजा जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर झुकाव उत्पन्न होता है, और झुकाव उत्पन्न होगा तो पक्का कोण बनेगा। देखिए तो कहाँ पे कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष, यहाँ पे कुछ ना कुछ झुकाव उत्पन्न होगा। यहाँ पे जब झुकाव उत्पन्न होगा तो पक्का है कोण बनेगा। अब जानते हैं कि घन में कितना डिग्री का झुकाव उत्पन्न होता है, 90, अर्थात सब भुजा एक दूसरे के लंबवत आपस में मिले रहते हैं। तो एक्स और वाई के बीच में कोण बनेगा। दूसरा देखें तो y और z के बीच बन सकता है। देखें तो y और कौन है जी, z, इसके बीच भी लंबवत बन सकता है। और कहाँ बन सकता है, x अक्ष और z अक्ष के बीच भी बन सकता है। तो जहाँ जहाँ भुजा के बीच झुकाव उत्पन्न होता है वहाँ कोण बनेगा। अब कहिएगा तो फिर अक्षीय कोण किसको बोलते हैं, तो देख लीजिए अक्षीय कोण में क्या हो रहा है जी, तो घन के किनारों के मध्य बनने वाला कोण। अब कहिए किनारा कैसे, देखिए तो एगो एक्स अक्ष के किनारा, एगो वाई अक्ष के किनारा, दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हुआ भुजा से ओकरे बोलते हैं हम लोग अक्षीय कोण। आइए यहाँ पे टॉपिक पर, एकक कोष्ठिका के किनारों के मध्य, एकक कोष्ठिका के किनारों के मध्य मतलब बीच में, एकक कोष्ठिका के किनारों के मध्य बने कोण को अक्षीय कोण कहते हैं। तो समझ में आया अक्षीय कोण का होता है। अक्ष कहते हैं भुजा के किनारा के, तो दोनों अक्ष, दोनों भुजा, दोनों किनारों के मध्य कोण को कहा जाता है अक्षीय कोण। और ये भुजा का बोला जाता है अक्षीय लंबाई, क्योंकि लंबाई है कुछ ना कुछ दूरी है, इसलिए दूरी को हम लंबाई में नापते हैं। तो एक्स अक्ष के दूरी को, वाई अक्ष के दूरी के, जेड अक्ष के दूरी को, और दूरी को नापते हैं लंबाई में, तो इसीलिए बोलते हैं अक्षीय लंबाई, क्योंकि अक्ष को नाप रहा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों के कारण नाप रहा है लंबाई, इसीलिए बोलते हैं अक्षीय लंबाई। अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष के बीच में कोण बन रहा है, इसीलिए बोलते हैं अक्षीय कोण। समझे, अक्षीय कोण जिसको बोलते हैं, बोल सकते हैं एक्सियल एंगल, एक्सियल लेंथ। तो कोण कहाँ बनता है और लंबाई कहाँ होता है, समझ गए। अब आप बोलिएगा कि इसमें अक्षीय कोण कितना हो सकता है, अक्षीय कोण बताइए तो क्या होगा। देख भैया पढ़ना तो पड़ेगा ध्यान से, यदि मन से नहीं पढ़ोगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आपको जो है ना, जब तक क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, रट्टा मारोगे तो एग्ज़ाम जो आपका वेस्ट नहीं होगा। यदि चीटिंग करके एग्ज़ाम में पास भी हो जाएगा तो तजुर्बा काम आता है। डिग्री जो है ना आजकल पैसे से खरीद ले रहे हैं, तो इसलिए यदि आप समय निकाल के, बहुमूल्य समय निकाल के यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लाइफ में दोबारा इस टॉपिक को कभी देखने न पड़े। हमारा प्रयास रहता है OTP, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड की तरह हम सोचते हैं कि एक ही बार आपको टाइम दे ताकि दोबारा इस टॉपिक को कभी पढ़ना नहीं पड़े। इसीलिए हम सोचते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ 2-3 बार एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं ताकि आपको कान में सुनाई दे एक ही चीज़ बार बार, और कॉन्सेप्ट आपको माइंड में फिक्स हो जाए, याद हो जाए। दोबारा सिर्फ रिवीजन करें एग्ज़ाम के टाइम, तो नहीं पढ़िएगा तो फिर सुने ना, अपनी तो जैसी तैसी कट जाएगी, आपका क्या होगा ए मोबाइल के सामने बैठने वालों। तो याद रखिएगा, जो मोबाइल लेके बैठ के देख रहे होंगे जिस भी सिचुएशन में, आपका क्या होगा आप खुद समझिएगा, हमको क्या होगा। हमारा तो जो फ़र्ज़ है हम आपको अदा कर रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, और जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी दे रहे हैं इसको आप ईमानदारी पूर्वक ग्रहण करें। तो चलिए आते हैं, आप बताइए तो अक्षीय लंबाई 3 गो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो अक्षीय कोण कितना होगा, देखिए तो कोण हम बोले हैं, एगो एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच में यहाँ कोण बनेगा, एगो वाई अक्ष जेड अक्ष के बीच यहाँ बनेगा, एगो जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच यहाँ बनेगा। तो अक्षीय कोण भी 3 गो, अब अक्षीय लंबाई भी
तीन गो, देख लीजिए यह 3 प्रकार के होता है, अल्फा बीटा गामा। कौन को नापते हैं अल्फा बीटा गामा में, और भुजा को नापते हैं ABC में, लंबाई को ABC, और कौन को अल्फा बीटा तथा गामा से मतलब इसको इंडिकेट करते हैं। अब सवाल आता है कि बताइए तो कि एका कोष्ठिका का पैरामीटर माने नापने के कितने यूनिट है, कितने इकाई है, तो 6। कितने पैरामीटर 6। कौन कौन, तो 3 गो अक्षीय लंबाई और 3 गो अक्षीय कोण। टोटल मिला के भैया कितना हुआ, तो टोटल मिला के 6। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको भी देखते हैं कि जो है आप जैसा कि अभी जस्ट बोले कि अक्षीय लंबाई 3 ABC, अक्षीय कोण 3 कौन अल्फा बीटा गामा। अब सवाल उठता है कि अल्फा कौन होगा। जैसे तो हम बोल दें कि x अक्ष में A होगा, y अक्ष में B लंबाई और z अक्ष में C होगा, तो हम अल्फा कौन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बना, सवाल उठ सकता है। कहीं तो हम नहीं लिखेंगे, तो याद रखिएगा। देखिए तो हमको अल्फा निकालना, जिसको भी निकालना है उसको सामने वाला छोड़ दीजिए। कौन निकालना जी, अल्फा। अल्फा के सामने वाला कौन है, ए, मतलब ए भुजा के छोड़ के कौन बच रहा है, बी और सी। अल्फा कौन कहाँ होगा, तो बी और सी के बीच में, बी और सी निकालिए, बी और सी के बीच में। तो यहाँ कौन कौन, अल्फा कौन, कौन कौन, अल्फा अल्फा अल्फा। तो देखिए लिखे है अल्फा कौन कहाँ बनता है, तो बी तथा सी के बीच, बी तथा सी के बीच कौन कौन, अल्फा। तो याद रखिएगा, और जौन कौन कहेगा तो ABC सामने लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा सामने लिखेंगे, क्योंकि अक्षीय लंबाई है वो अक्षीय कौन है, लंबाई को ABC और कौन को अल्फा बीटा गामा। जौन कौन कहेगा तो हमको कौन कौन कह रहा जी, अल्फा कहाँ बनेगा, तो अल्फा के सामने A लिखे हैं, तो A के छोड़ देना है, तो कौन बच गया, B और C। तो मतलब B और C अक्ष के लंबाई के मध्य बनेगा कौन, अल्फा को। चलिए आता है बीटा वाला, देखते हैं बीटा का। देखेंगे तो बीटा जैसे देखेंगे तो बीटा के सामने कौन सा भुजा है, तो B, बीटा के सामने B, तो B के छोड़ देना है, बाकी कौन बचेगा, A तथा C। तो देखिए तो बीटा कहाँ है, A तथा C, A तथा C, A तथा C, कौन जी, बीटा। चलिए A तथा C कौन है, A तथा C कौन यहाँ पे होगा, बीटा। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अब देखना हमको गामा। गामा कहाँ होगा जी, बताइए तो। गामा के सामने कौन है, सी, सी छोड़ देना है, जिसको पकड़ लेंगे उसको हमको जाने नहीं देना है। तो किसके किसके बीच होगा जी, ए और बी। तो बताइए तो गामा कहाँ होगा, ए और बी भुजा के बीच में, ए और बी भुजा के बीच में कौन होगा, गामा। कौन होगा, गामा। तो आई होप आप समझे होंगे। देखिए लिखे गामा अल्फा बीटा गामा जो है, गामा कहाँ है, ए तथा बी के बीच में, ए तथा बी के बीच में। ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण क्या होता है, एका कोष्ठिका का पैरामीटर क्या होता है। रफली एकदम, इधर बोर्ड की ओर नहीं देखना है। बोर्ड की ओर नहीं देखना है। क्या हम अभी बताएं इतने देरी में, तो एका कोष्ठिका का पैरामीटर। भैया पैरामीटर का होता है, तो एका कोष्ठिका मतलब घन, घन के नापते कितने तरीका से हैं, मेजरमेंट कितना तरीका से करते हैं, मेजरमेंट समझ, मापते कैसे हैं। तो मापने के 2 तरीका, तो कैसे 2 होता है, तो घर में क्या दिखाई देता है, तो एगो अक्ष मतलब कि दूरी दिखाई देता है जिसको हमने बोलते हैं किनारा, और दूसरा दिखाई देता है किनारा जहाँ मिलता है वहाँ कोण बनता है। मतलब कि 2 तरीका से नाप सकते हैं। एक चाहे तो भुजा का लंबाई माप सकते हैं, नहीं तो भुजा के बीच जो कोण बनेगा उसको कोण नाप सकते हैं। तो यही दिमाग से खटक गया। यदि भुजा के लंबाई नापेंगे तो अक्ष के x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, अक्ष के लंबाई नाप रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं अक्षीय लंबाई। और अक्ष जहाँ मिल रहा है वहाँ पे झुकाव उत्पन्न होगा, कोण बन रहा होगा, इसलिए एक बोलते हैं अक्षीय कोण। समझ गए। तो अक्षीय लंबाई भी 3 प्रकार के, अक्षीय कोण भी 3 प्रकार के, टोटल मिला के 6 प्रकार के। अब बताइए कुल मिला के पैरामीटर कितने होते हैं, 6। कौन कौन, ए बी सी मतलब अक्षीय लंबाई, अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण, कुल मिला के कितने पैरामीटर, 6। तो चलिए अब हमको नहीं लगता कि इससे भी आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो आई होप आपको याद हो गया। अब यदि ये आपको याद हो गया होगा अल्फा बीटा गामा और ए बी सी अर्थात अक्षीय लंबाई अक्षीय कोण, तो इसके आगे का जो टॉपिक है जो आप लोग पढ़े होंगे, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। अब इसी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण को अलग अलग तरीका से करके मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 बनाया गया है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे
तो आपको मूल क्रिस्टल तंत्र वाला टॉपिक थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ आप इन टॉपिक को याद कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। और अब बताते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो 7 होता है अलग अलग कैसे होता है। तो आई होप आप इन चीज़ों को उतार ले होंगे माइंड में। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं ले होंगे तो ले लीजिए, बाकी आपका होमवर्क रहेगा इसको अच्छी तरीक़ा से छाप लेने के लिए। तो उम्मीद है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए बताते हैं कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर जो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है कौन कौन। थोड़ा सा आपको पीछे वाला हम क्विक रिवीजन करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के हम 2 प्रकार के वर्गीकरण किए थे। एक किए थे अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर जो 4 प्रकार का होता है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। उधर ख से ख़त्म कर दिए थे। अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर जो मूल क्रिस्टल तंत्र है उसकी संख्या 7 होता है। कितनी जी? 7। इससे आपको सब्जेक्टिव में सवाल नहीं पूछेगा, जब भी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कैसे पूछता है? अक्षीय लंबाई कितना है, अक्षीय कोण कितना है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यदि इस चैप्टर से आपके पास यदि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यदि ऑब्जेक्टिव बुक होगा आपके पास, तो पक्का आपको देखने को 1 नंबर की मिलेगा। क्या मिलेगा जी? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है। तो एकदम सीधे मानिएगा मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी? 7। 7 के एकदम हम नाम VIP तरीका से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद दिलाने वाले हैं। थोड़ा सा भी टेंशन लेना नहीं है, टेंशन अपुन के लेना है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक, आप आ गए हो गलती से या सही से, आओ एकदम बिंदास होकर एकदम आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट मिलेगा। हमारे वीडियो के यदि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट खो दीजिएगा। इसीलिए हम प्योर कॉन्सेप्ट देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी लिखा हुआ आपको बोर्ड पर रहता है, आप छाप सकते हैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए इस खजाना को आपको कुछ चंद मिनटों में समझाने का प्रयास करते हैं। अब आपको ये जो है ना एग्ज़ाम में जरूर कुछ नंबर आपको दिला देगा। सवाल आता है कैसे पूछेगा, क्या होगा, तो याद रखिएगा। आपको बताएं अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई कौन होता है? ABC। अक्षीय कोण कौन होता है? अल्फा बीटा गामा। तो देखिए लिखल है मूल क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे, कितना होता है? 7। 7 के नाम लिखा हुआ है। किसके आधार पर है? तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पे है। बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल देंगे जो मतलब कि मूल क्रिस्टल तंत्र 7 में कोई ना कोई शामिल होगा। सबसे पहले होता है घनीय। देखिए पहले का घनीय, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्यूबिक। अब बताइए तो घन तो आप देखे होंगे, घन तो सब लोग देखे हैं। घन बताइए तो घन में अभी जस्ट इससे पहले बताएं, घन में 3 गो अक्षीय लंबाई, 3 गो अक्षीय कोण। और अक्षीय लंबाई ABC, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। अभी जस्ट घन में बताए थे। घनीय जो इससे पहले बताए थे फिगर में, तो घनीय माना क्यूबिक। घन में क्या हो रहा था? घन में जानते हैं कि प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। मतलब X अक्ष, Y अक्ष, Z अक्ष तीनों का था बराबर। घनीय में क्या होता है जी? तो घनीय का अक्षीय लंबाई तथा अक्षीय कोण सब आपस में क्या होता? बराबर होता है। जैसे समझिए, जैसे कि आपको इधर घन दिखाई दे रहा है, घन कौन जी? घनीय। घनीय में कहा ABC, घन के तीनों भुजा बराबर है। और क्या दिख रहा है कि उसके अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर है। अब कितना डिग्री की? 90 डिग्री की। कितना होता जी? 90 डिग्री की। आप घन में देखे होंगे प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रत्येक कोण जो होता है कितना का होता है? 90 डिग्री, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होता है। तो देखिए ABC तीनों आपस में भुजा बराबर, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होता है। और कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री के होता है। जैसे में कोई कहेंगे एग्जाम्पल वैसा बताइए, तो NaCl का क्रिस्टल घनीय होता है। पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, कॉपर, सिल्वर और जिंक सल्फाइड सभी का क्रिस्टली के जो संरचना होता है कैसा होता है? घनीय, अर्थात घन जैसा। घनीय का मतलब समझ रहा? घन। घन तो अभी जस्ट बताए हैं घन कैसे होता है। तो याद रखिएगा घनीय के। घनीय में तो एकदम पक्का है, तीनों भुजा बराबर होता है। दूसरा है द्विसम लंबास। क्या है जी? द्विसम लंबास। अब देखिए तो द्वि माने क्या होता है? 2। द्वि माने क्या होता है? 2। सम माने क्या होता है? बराबर। मतलब और लंबास माने क्या होता है? लंबाई। देखिए एकदम तोड़ के
सम मतलब द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर और लंबास मतलब लंबाई। कहने का मतलब जिसके दो गो सम मतलब बराबर लंबाई हो। आप क्या जानते हैं, अच्छी लंबाई 3 गो ए बी सी, लेकिन क्या बोल रहे हैं द्वि सम मतलब 2 गो बराबर है क्या चीज़, लंबाई। देखिए तो ए और बी एक्स अक्ष वाई अक्ष बराबर है, माने ए बी भुजा बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है, समझे ना। उसी तरीके से विषम लंबास, विषम माने क्या होता है जी, अलग अलग जो बराबर नहीं हो। विषम माने क्या होता है, अलग। लंबास माने क्या होता है, लंबाई, मतलब जिनके लंबाई कोई आपस में बराबर न हो। विषम माने अलग अलग भिन्न भिन्न, लंबास मतलब लंबाई, माने ए बी सी तीनों को तो लंबाई ही होता है, अच्छी लंबाई। देखिए तो ए बी सी आपस में बराबर है का, नहीं नहीं नहीं। तो देखिए तो विषम मतलब अलग अलग है, लंबास मतलब लंबाई, तो 3 गो होबे करता ए बी सी, तो तीनों अलग अलग है। और देखिए तो द्वि मतलब 2 गो, सम मतलब बराबर, लंबास मतलब लंबाई, ए बी 2 गो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अब घन में तो आप जानते हैं कि सब बराबर होता है। अगला याद है षष्ठकोणीय, अगला क्या चीज़ है, षष्ठकोणीय। तो दुख की बात है कि षष्ठकोणीय के अक्षर के हिसाब से इसमें जो है ना टकरेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा षष्ठकोणीय के जो भुजा का लंबाई होता है द्विसमलंबास के जैसा होता है। कैसा होता है, द्विसमलंबास। द्विसमलंबास में क्या होता है, ए और बी बराबर, तो इसमें भी होगा ए और बी बराबर, इसमें सी बराबर नहीं, इसमें भी सी बराबर नहीं। तो याद रखिएगा षष्ठ कोणीय या फिर षष्ठ फलकीय 6 गो फलक वाला के केकर जैसा बराबर होगा, द्विसमलंबास। किसके, द्विसमलंबास। षष्ठ कोणीय के भुजा के लंबाई द्विसमलंबास। देखिए षष्ठ कोणीय भुजा के लंबाई द्विसमलंबास के 2 गो बराबर होना चाहिए, तो एक 2 गो बराबर, सी बराबर नहीं है। उसी तरीका से त्रि माने क्या होता है, 3, सम माने क्या होता है, बराबर, ताक्ष माने क्या होता है, लंबाई, अर्थात 3 गो सम मतलब बराबर, ताक्ष माने लंबाई, तीनों लंबाई बराबर हो, मतलब ए भी बी भी सी तीनों जब लंबाई बराबर हो तो ओकरा बोलते हैं त्रिसमताक्ष। ओकर एक और नाम है त्रिकोणीय। क्या नाम है जी, त्रिकोणीय, माने तीनों भुजा बराबर है। देखिए तो ए बी सी तीनों भुजा बराबर, समझ गए ना। तो भुजा के हिसाब से नाम रखल गया है। तो त्रि मतलब 3, सम माने बराबर, ताक्ष माने लंबाई, तीनों आपस में ए बी सी बराबर है। अगला देखिए एकंताक्ष, एक माने का एक और न मतलब नहीं, माने एको नहीं, और ताक्ष माने लंबाई, माने एक भी न बराबर हो, मतलब एक भी न, ताक्ष माने लंबाई आपस में बराबर हो, माने एक भी बराबर न हो, मतलब सब अलग अलग होगा। एक कौन माने एको नहीं, ताक्ष माने लंबाई, एको नहीं बराबर है। तो देखिए तो ए बी सी तीनों बराबर है, नहीं बराबर है, कुछ कुछ टकर रहा है। पहले याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है एकंताक्ष की अच्छी लंबाई होता है, तो अच्छी एकंताक्ष माने एक और न मतलब नहीं, ताक्ष माने लंबाई माने एक भी नहीं बराबर होता है, माने ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, माने एक भी भुजा बराबर नहीं है। त्रिताक्ष, त्रि मतलब तीनों, न मतलब नहीं, और ताक्ष माने लंबाई, माने तीनों लंबाई बराबर न हो, तीनों नहीं लंबाई समान है। तो तीनों नहीं, तो ए बी सी माने तीनों समान नहीं है, तो इसी को बोला जाता है त्रिताक्ष। नमो भैया, आप सोच रहे होंगे नाम इतना टेंटन, भाई मेरे क्या करोगे, संस्कृत के है, लगता है कि नाम कैसा है संस्कृत में, लेकिन भुजा के आपस में संबंध के हिसाब से नाम रख देवल है। घन के आप लोग जान ही रहे हैं, द्विसमलंबास माने 2 के बराबर है, विषमलंबास 1 के बराबर नहीं है, षष्ठकोणीय माने द्विसमलंबास के जैसा है। और इसके बाद क्या है जी, त्रिसमताक्ष, त्रि माने समान और सम माने बराबर, त्रि माने 3, ताक्ष माने लंबाई, माने त्रिसमताक्ष माने तीनों बराबर है। एकंताक्ष एको बराबर नहीं है, त्रिताक्ष तीनों बराबर नहीं है, एकंताक्ष एको बराबर नहीं, त्रिताक्ष तीनों बराबर नहीं। तो देखिए तो भुजा का लंबाई जो है याद करना बहुत भारी है, कुछ भी भारी नहीं है। अब यही एग्जाम में आता है, डायरेक्ट पूछ देता है, इस तरीका से पूछेगा त्रिसमताक्ष के अक्षीय लंबाई होता है, त्रि मतलब 3, ताक्ष माने क्या होता है, त्रिन माने 3, और सम माने बराबर, और ताक्ष माने लंबाई, माने ए बी सी तीनों बराबर है, हो गया। उसी तरीके से पूछेगा त्रिताक्ष के, इंग्लिशों में कभी पूछ देता है ट्राई क्लिनिक, क्या होता है जी, ट्राई क्लिनिक। एकंताक्ष के मोनो क्लिनिक, विषमताक्ष के होता है रहोम्बोहेड्रल, षष्ठकोणीय के हेक्सागोनल, विषमलंबास के अर्थोरहोम्बिक, द्विसमलंबास के टेट्रागोनल, घनीय के क्यूबिक। नमवा भाई याद रखना,
ठीक, आप लोग नाम याद रखना, क्योंकि नाम याद नहीं रखोगे बहुत आपको दिक्कत होगा। अब देखिए कौन है याद करना है कि कौन कैसे याद होगा, क्योंकि हम याद करा रहे हैं, चाहते तो डायरेक्ट कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आपको याद दिलाने में। तो आई होप आप इस अच्छी लंबाई को याद कर सकते हैं, इस लंबाई से नाम से रिलेट करके। अब देखना है अच्छी कोण कितना होता है, तो याद रखेगा 1 से लेकर 3 तक, मतलब घनीय के, द्विसम लंबास के और विषम लंबास। कौन कौन जी? घनीय, द्विसम लंबास और विषम लंबास, तीनों के अक्षीय कोण बराबर होता है। देखिए ए बी सी मतलब अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा आपस में सब बराबर है 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा माने कि अल्फा बीटा गामा तो बताया ना कि किसके किसके बीच के होता है, तो अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण आपस में तो बराबर है ही है, प्रत्येक कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। जिस तरीका घन में अल्फा बीटा गामा के बीच बना कोण आपस में तो बराबर होबे करता है, और साथ में कितना डिग्री के? 90, मतलब लंबवत होता है। तो याद रखिएगा घनीय, द्विसमलंबास और विषमलंबास के अक्षीय कोण इक्वल होता है, माने बराबर होता है। याद एगो करना है क्या चीज़? षष्ठ कोणीय। षष्ठ कोणीय का क्या होता है जी? तो देखिए तो दूगो भुजा बराबर, दूगो बराबर है ना, तो देखिए ए और बी का होता है बराबर, मतलब अल्फा और बीटा बराबर होगा, वो कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। लेकिन गामा हो जाता है 120 डिग्री के। कितना हो जाता है? 120 डिग्री के। हम आपको सभी को लास्ट में एक को फिगर बना देंगे, मतलब आपको इमेज यहाँ पे डिजिटल जो है इमेज दिखा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा सबका फिगर कैसा होता है। उसी तरीका से देखिए त्रिसमताक्ष माने 3 गो, सम माने बराबर, ताक्ष माने लंबाई, माने ए बी सी तीनों बराबर है। जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, आप सुने होंगे समान भुजा के कोण माने समान भुजा के सामने के कोण भी समान होता है। तो देखिए तो ए बी सी तीनों भुजा बराबर है, तो इन्हीं के बीच बना कोण भी बराबर होगा। देखिए तो ए बी सी आपस में बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं है। अगर 90 डिग्री के हो जाता तो फिर इन्हीं जैसा हो जाता, इसके जैसा हो जाता। लेकिन याद रखिएगा त्रिसमताक्ष के भुजा बराबर होता है, आपस में कोण भी बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होता है, मतलब लंबवत आपस में नहीं होता है। उसी तरीका से क्या है जी? एकंताक्ष माने एक भी भुजा बराबर नहीं है। जब भुजा बराबर नहीं है तो कोण में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो कोण का होता है जी? अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के। देखिए षष्ठ कोणीय का होता है अल्फा बीटा 90, लेकिन ये क्या है? अल्फा गामा 90 डिग्री के। कितना? अल्फा गामा 90 डिग्री के, लेकिन बीटा होता है 90 डिग्री के नहीं, चाहे तो 90 से ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा। इसको देखिए अल्फा बीटा 90, गामा 120, किसका? षष्ठ कोणीय के। तो उसी टाइप का होता है एकंताक्ष के। क्या होता है? अल्फा गामा 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री के नहीं होता है। आई होप आप समझे होंगे, फिगर भी लास्ट में दिखाएंगे। लास्ट कौन है जी? तो लास्ट है त्रिनताक्ष, माने 3 ताक्ष, माने समझ रहे ना, 3 9 और ताक्ष माने तीनों लंबाई बराबर नहीं है। तो क्या होगा? जब तीनों भुजा बराबर नहीं है तो क्या तीनों कोण बराबर रहेगा? जाहिर सी बात है, जब भुजा बराबर नहीं है तो कोण बराबर भी नहीं रहेगा। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, मतलब कह सकते अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर नहीं है, और ना तो लंबवते हैं। एक तो आपस में भी लंबाई नहीं है, प्लस में आपस में 90 डिग्री पे भी आपस में कटा हुआ नहीं है। तो आई होप आपको समझने में आसानी होगा। थोड़ा सा याद रखेगा। देखिए एग्जाम में किसको किसको पूछता है, सबसे पहले पूछेगा कि सबसे सममित माने बराबर किसकी आकृति होती है, तो याद है क्या? घनीय के। देखिए तो तीनों भुजा भी बराबर, तीनों कोण भी बराबर, अब आपस में सब 90 डिग्री पे है। तो याद रखिए घनीय की आकृति क्या होती है? सममित, बराबर, अच्छे कोण भी, अच्छी लंबाई भी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा माने विपरीत कौन होता है जी? तो घनीय के उल्टा, घनीय के सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? त्रिनताक्ष। कहता है कि तू तीनों बराबर है, हम तीनों बराबर नहीं हैं। देखिए ए बी सी ये तीनों बराबर है, लास्ट वाला तीनों बराबर नहीं है। ये तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर नहीं है। 90 डिग्री के है, 90 डिग्री के नहीं है, मतलब पहिलका का जस्ट उल्टा सतवा, पहिलका का उल्टा सतवा, पहिलका का उल्टा सतवा। तो याद रखिएगा कि घनीय का उल्टा क्या होता है? त्रिनताक्ष। घनीय का होता है सममित, लेकिन त्रिनताक्ष के सममित नहीं होता है, त्रिनताक्ष के सममित नहीं होता है। तो आप पूछेगा कि सबसे सममित आकृति किसकी होती है? घनीय की। असममित किसका होता है? त्रिनताक्ष के। असममित
3 के। तो भाई मोरे इसको आप याद रखेगा। हम भुजा के हिसाब से नाम भी रिलेट कर दिए, यहाँ पे अच्छे कोण भी बता दिए। अब एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछता है लेकिन इतना डीप तक पूछेगा नहीं। आप उतार सकते हो, देख सकते हो कि घनीय के एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है, द्विसमलमास के एग्जाम्पल कौन हो सकता है। इसका तो कोई लॉजिक है नहीं, ये बस 100 पीस में आपको हम इतना लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को भुजा के पहले तो सातों के नाम याद करना है। आप सातों के दुश्मन समझ के नाम याद कर लीजिए, लेकिन याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में भैया मोरे ये सब 1-2 नंबर डायरेक्ट दिला देगा। तो अच्छी जितना भी है माने मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7, सातों के नाम याद रखना है। इसके बाद अक्षीय लंबाई के बीच क्या संबंध है, अक्षीय कोण के बीच क्या संबंध है। अब ये सब तो पूछता है नहीं, यूं ही हम आपको लिख दिए हैं जो कि किताब में डाटा दिया गया है। इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम फिर मिटाएंगे। आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इससे अगर इसके आगे वाला टॉपिक यदि हम बताएंगे तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, अर्थात वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। हम लोग हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जो हम आपको समझाना चाह रहे थे मतलब एका कोष्ठिका का पैरामीटर के माध्यम से, तो देखिए तो एका कोष्ठिका का पैरामीटर भी है अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है 7। और सातों के देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे हम फिगर में आपको दिख रहा होगा सातों के मतलब घनीय कैसन होता है, द्विसमलमास कैसन होता है, इसके बाद विषमलमास कैसन होता है, षष्ठ कोणीय कैसन होता है, मैंने उसी को सातों के यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम साइड होते हैं, आप सातों के फिगर देख लीजिए। इसी टाइप के सातों के आकृति होता है। हम आकृति नहीं बनाए हैं, हम सिर्फ नाम, उसके बीच संबंध, अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण, उसके रिलेशन बताए हैं। लेकिन फिगर कैसन होता है देखिए आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो आई होप आप समझ सकते हैं देख कर कि घनीय की आकृति कैसा होता है, द्विसमलमास के कैसन होता है, विषमलमास के कैसन होता है, षष्ठ कोणीय की आकृति किस प्रकार का होता है, त्रिसमताक्ष के कैसन होता है, एकंताक्ष के किस तरह के होता है और त्रिनताक्ष के किस तरीका से होता है। तो आप सातों क्रिस्टल के यहाँ पे आपका फिगर दिखाई दे रहा होगा। इसको देख लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए और जो कॉन्सेप्ट समझा है उस तरीका से आप याद कर लीजिए। तो हमको नहीं लगता इससे और आसान से बताया जा सकता, समझाया जा सकता। हम अपने तरीक़ा से 110% मैंने आपको समझाने का प्रयास किए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यदि आपको सीखने को कुछ मिला होगा, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरीक़ा से इसी चैप्टर का अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।